आज बेटा मैं लेकर आई हूँ कि आपको अपना क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देना कैसे है। वो सारी टेक्निक हम सीखेंगे, किस तरीके से क्लास 12 का मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का ध्यान देना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले वो टाइम मैनेजमेंट कि 3 घंटे हमें कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन को। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपनी स्पीड में ध्यान ही नहीं देते कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है। बेटा सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपको 20 मिनट में ये सवाल कंप्लीट करने हैं। मैं आइडियल टाइम की बात कर रही हूँ। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज बेटा मैं लेकर आई हूँ कि आपको अपना क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देना कैसे है। वो सारी टेक्निक हम सीखेंगे, किस तरीके से क्लास 12 का मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का ध्यान देना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। सो हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्जाम, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले वो टाइम मैनेजमेंट कि 3 घंटे हमें कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन को। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपनी स्पीड में ध्यान ही नहीं देते कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है। कई बार क्या होता है, हमको ये ध्यान नहीं रहता, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देते हैं, किसी में बहुत कम टाइम दे देते हैं और मैक्सिमम चांसेस उसमें पेपर छूटने के रहते हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी किस क्वेश्चन को कितने टाइम देने हैं। तो आपका सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर 18 एमसीक्यू होते हैं, 2 एजर्शन रीजन होते हैं, एक नंबर के होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के। तो जो सेक्शन ए होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। मैं आपको आइडियल टाइम बताऊंगी, उससे आगे पीछे शायद हो जाए। ठीक है, आइडियल टाइम, इसी प्रैक्टिस को फॉलो करना है आपको मॉक टेस्ट के अंदर। बेटा सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपको 20 मिनट में ये सवाल कंप्लीट करने हैं। मैं आइडियल टाइम की बात कर रही हूँ। ठीक है, 20 मिनट, हर एक नंबर को हम 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। 20 सवाल है, 20 मिनट के अंदर करिए। 20 मिनट में इनकेस नहीं हो पाता तो ग्रेस टाइम 20 से 30 मिनट के अंदर आपका सेक्शन ए पूरा हो जाना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मिनिमम टाइम लेके चलेंगे कि 20 मिनट में करना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल आ जाए, कई बार क्लिक ना करे, तो 20 से 30 मिनट यानी कि मैक्सिमम आधा घंटे से ज्यादा सेक्शन ए ना ले बेटा। अगर यही आधा घंटे सेक्शन ए आधा घंटे से ज्यादा ले गया तो दिक्कत डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन ए में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगनी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी की बात करें तो 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन मेरा बच्चा 2 नंबर का होता है। जैसे कि मैंने आइडियल टाइम बनाया, 1 मिनट को मैं एक सवाल देती हूँ, 1 मिनट को सिर्फ एक नंबर को मैं 1 मिनट देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि 10 मार्क्स का है तो आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट दोगे। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट दोगे, बिकॉज 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं क्लास। ठीक है, तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को अगर हम लोग दे रहे हैं 2 मिनट, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के लिए कितना हो गया, यहाँ पे 10 मिनट हो गया। कितना हो गया बेटा, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट्स में ग्रेस टाइम लगा देती हूं मैं 5 मिनट और, यानी कि आपका ये 10 से 15 मिनट के अंदर सेक्शन बी हो जाना चाहिए। बिकॉज 5 क्वेश्चन है, वो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, राइट। तो सेक्शन बी में मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगी बेटा। सेक्शन बी में आपको मैक्सिमम 15 मिनट ही लेनी है, आइडियल टाइम के हिसाब से बता रही हूँ। कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास आते हैं 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 18 मार्क्स का सेशन होता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 6 क्वेश्चन मैक्सिमम 18 मिनट में हो जाना चाहिए। ये कितने मिनट में हो जाना चाहिए, 18 मिनट में। ठीक है, 18 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम इसमें ग्रेस टाइम ले सकते हैं, बिकॉज इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे 20 मिनट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि 20 मिनट में आपका ये वाला सेक्शन हो जाना चाहिए, सेक्शन सी। इसमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप है, बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन 6 आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है बेटा। एक क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है, तो आप एक क्वेश्चन में 3 मिनट देते हो तो आपके 18 मिनट होते हैं। 18 से 20 मिनट में ये आपका सेक्शन सी हो जाना चाहिए, अगर आप एबीसी को फॉलो कर रहे हैं तो। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं बेटा। कितने आते हैं, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है।
अब इसके अंदर आपको स्टेप्स बहुत ज्यादा लिखने होते हैं और क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लेवल को बढ़ा कर लाता है। तो क्योंकि आइडियल टाइम के हिसाब से बात करें तो 4 क्वेश्चन 5 नंबर के यानी कि 20 मिनट लगना चाहिए, लेकिन हम इसमें पूरा आधा घंटा लेंगे। इन 4 सवालों को करने के लिए हम पूरा हाफ एन आवर लेंगे, 30 मिनट्स। बेटा कितना टाइम लेंगे हम? पूरा का पूरा 30 मिनट्स का टाइम लेंगे। यानी कि जो हमारा सेक्शन डी है इसके अंदर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है, तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स, राइट। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सिंपल सी बात है 4 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हुए, तो एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको कितने मिनट देनी है? 5 मिनट। तो हिसाब से आपका 20 मिनट होना चाहिए आइडियल टाइम, लेकिन हम आधा घंटा देंगे। पूरा का पूरा कितना देंगे? हाफ एन आवर देंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया होता है, पहले पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्या डेटा गिवन है वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आइडियली हम बात करें तो 12 मिनट देनी चाहिए, लेकिन हम पूरा 20 मिनट लेंगे, बिकॉज यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दी पैराग्राफ की पैराग्राफ में पूछा क्या है। तो आइडियली अगर हम टाइम बात करें तो ये आपका 20 मिनट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितने टोटल लगेंगे? 20 मिनट। 12 मिनट 1 मिनट के हिसाब से एक मार्क को एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 20 मिनट लेने हैं। अब अगर आप बोल रहे होंगे कि मैम आपने तो जो टाइम लिमिट बताई है ना बहुत मिनिमम बताई है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन बेटा जो मैं चीज बोलने जा रही हूँ बड़ा ध्यान से सुनना। जब हम पहली बार पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उतने ही क्वेश्चंस करने होते हैं जितने हमें आते हैं, करेक्ट। जब मैं पेपर की शुरुआत करूंगी, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, तो हम उस क्वेश्चन को क्या वहां अटक जाते हैं? नहीं ना। हम फर्स्ट करते, सेकंड छोड़ दे, थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ नहीं आया, फोर्थ छोड़ देंगे। तो पहले अटेम्प्ट में वो सारे क्वेश्चंस करते हैं जो हमको आते हैं, करेक्ट है, जितने क्वेश्चंस हमें आते हैं। तो मैं उतने क्वेश्चंस का टाइम मैंने आपको दिया है कि मान लो सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन के अंदर 16 सवाल मुझे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं नहीं आने वाले सवाल को 1 मिनट का अटेम्प्टिव टाइम दे के चल रही हूं। अगर मैंने वहां पे भी आपको 1 मिनट का अटेम्प्टिव टाइम दिया है तो भी 30 मिनट बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते। तो बेसिकली जो अभी टाइम लिमिट मैंने आपको बताई है वो उस तरीके से बताइए, जो पहला अटेम्प्ट हम पेपर को दे रहे हैं, जब पहली बार हम पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, जिस वक्त हम वो सारे क्वेश्चंस करते हैं बेटा जो हमें आते जाते हैं, तो उस हिसाब से आपका पेपर इस हिसाब से होना चाहिए। दैट इज द टाइम लिमिट। भाई 20 सवाल है, 20 मिनट की जगह मैंने आपको आधा घंटा दिया है, 10 मिनट ग्रेस टाइम। इससे ज्यादा लोगे तो पेपर छूट जाएगा, आगे के सेक्शन छूट जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें, भाई यहाँ पे 2 मार्क के 5 सवाल है, 10 मिनट लगने चाहिए, 10 की जगह मैंने आपको 15 मिनट दिए, 5 मिनट ग्रेस टाइम, आगे पीछे कर लो। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 क्वेश्चन करने, 18 मार्क्स, 18 को 20 मिनट से ले लो, यानी कि 18 से 20 मिनट मैक्सिमम। 20 से 21 हो जाए तो कोई कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा है, बट ये अपने आइडियल टाइम के हिसाब से लेकर चलना है बेटा। उसके बाद आता है सेक्शन डी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो वैसे 20 मिनट लगने चाहिए, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए हम इसको पूरा का पूरा आधा घंटे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोशिश करेंगे उसी सेक्शन के अंदर वो बन पाए, यानी कि हाफ एन आवर के अंदर हम इस पूरे सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ई की बात करते तो 3 केस बेस्ड स्टडी आते हैं, सिर्फ 12 मार्क्स का आता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ को हमें समझना पड़ता है बेटा, हमें पढ़ना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमने इसको 20 मिनट दिए हैं, करेक्ट। अब टोटल टाइम काउंट करते हैं, अभी पेशेंस के साथ सुनना। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो यहाँ पे आधा हाफ एन आवर ये तो 1 आवर प्लस फिर बेटा ये आपका 20 मिनट 40 मिनट 40 प्लस 15 यानी कि 55 मिनट। तो ये आपका जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया है, दिस इज 1 आवर 55 मिनट्स, जो टाइम मैंने आपको भी बताया, दैट इज द मिनिमम टाइम मैं आपको बोल रही थी, इतनी देर में होना चाहिए। तो 1 आवर 55 मिनट्स, तो हम बोल देते हैं 2 आवर्स अप्रॉक्स, 2 आवर्स मैंने अप्रॉक्स ले लिए, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपका ये पेपर इस हिसाब से हो जाना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में मुझे जितने क्वेश्चन आते चले गए मैं करता चला गया, जो नहीं आते गए मैं छोड़ता चला गया, छोड़ती चली गई। समझ में आ गया? तो 2 घंटे में हमने पहला अटेम्प्ट तो दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आधा घंटे, सुनना ध्यान से, अब हम लोग 2 आवर्स तो हो चुका है, उसके बाद बचते हैं आपके हाफ एन आवर, तो 1 घंटा अभी भी बचा हुआ है पूरा। तो अब 30 मिनट्स में हम रिवर्स गियर मारेंगे, रिवर्स बैक आएंगे उन सवाल पे जो नहीं किए थे।
2 घंटे के अंदर तो हमने क्या किया, जो जो क्वेश्चंस हमें आते थे, जो जो मुझे आ रहे थे, मैं सॉल्व कर पा रहा था या कर पा रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो सारे किए। अब हम हाफ एन आवर में रिवर्स बैक मारेंगे, रिवर्स गियर मारेंगे उन सवालों पे जो हम छोड़ कर आए हैं। ये जो आधा घंटे का टाइम हम स्लॉट निकाल रहे हैं, अब हम जाएंगे उन क्वेश्चंस पे जो हमने नहीं किए, क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड जो हमें नहीं आ रहे थे। अब उन 30 मिनट पे उन क्वेश्चन से लड़ेंगे, उन क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। रीजन बिकॉज लेंथी था तो आपने स्किप किया, कई बार ये होता है कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं हो रहा तो हम स्किप करते, कई बार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो भी हम स्किप करके चलते हैं। तो आधा घंटे में हम उन क्वेश्चंस की तरफ नजर डालेंगे जो क्वेश्चंस हमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बने थे। तो ये जो टाइम लिमिट दिया था ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए दिया था पेपर देखने के बाद, करेक्ट है। दूसरी बात, अब आधा घंटा और बच गया। इन 30 मिनट्स में हमें क्या करना है, पेपर को चेक करना है, पेपर को चेक करना है। समझ में आ गया, ये 30 मिनट्स फॉर पेपर चेकिंग है। तो 2 घंटे में हमने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर किया। अब बचा 1 आवर, उस 1 आवर में हमने आधा घंटा किसमें दिया, उन क्वेश्चंस पे जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे। बचे आधा घंटे में हमने पेपर को चेक किया, बचे हाफ एन आवर में बेटा हमने पेपर को चेक किया। आई नो जो फर्स्ट टाइम ये बोलना बहुत आसान है ऐसा लगता है, लेकिन बेटा अगर आपने इस मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 2-3 मॉक टेस्ट देना शुरू करो, हो सकता है कि पहला मॉक टेस्ट आपसे 2 घंटे में ना हो, 2.5 घंटे में हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, इस टाइम लिमिट को लेके कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। फॉर एग्जांपल पहली बार हमने पेपर दिया 30 की जगह 40 मिनट हो गए मैम, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट घर पे तो प्रैक्टिस दे रहे हैं, फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करो, क्या पता 25 मिनट में भी कर ले जाओ, हो सकता है बेटा, बिकॉज वन शॉट वाले 1 मार्क क्वेश्चन में ज्यादा लिखना नहीं होता, राइट। तो कोशिश करोगे तो हर चीज पालोगे, ठीक है। हो सकता है ये कंप्लीट 2 घंटे में नहीं हो रहा था मैम, 2 घंटे से 2.5 घंटे लग गए, तो भी क्या टेंशन है, पेपर तो 3 घंटे का होता है। पेपर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। भाई ये आइडियल टाइम लेके चलेंगे, 2 से फॉर एग्जाम्पल 2.5 घंटे लग गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2.25 घंटे लग गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जितना टाइम बचाओगे उतना पेपर चेकिंग के लिए मिल जाएगा। तो दैट इज डिपेंड ऑन यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे क्रॉस हो गए पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, करेक्ट। तो इस मैनेजमेंट को फॉलो करके बेटा 2-3 मॉक टेस्ट दो, देखना आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। हमें हर सेक्शन वाइज टाइम लिमिट लगा के, टाइमर लगा के पेपर दो इस बार, ठीक है। घर में बैठ के आराम से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर लगा दो, फिर सेक्शन ए में 30 मिनट लेना था, मैं कितने ले रहा हूं चेक करो। सेक्शन बी में मुझे 20-15 मिनट लेने थे, मैंने कितने लिए चेक करो, ठीक है। चलो ये आपको टाइम मिनट का ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेपर में प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की, भैया किस हिसाब से करें, वो हमने चेक किया। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से पेपर लिखना। तो मेरी पूरी बात सुनना, मैथ्स के पेपर में एक्चुअली रफ वर्क का बड़ा काम होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी आंसर शीट आती है, यहाँ पे एक रेड लाइन इस तरीके से बनी होती है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिखते हैं। राइट साइड में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, वहां लिखोगे रफ वर्क, यही लिखते हो। राइट साइड में क्या लिखोगे, रफ वर्क। और ध्यान देना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उस कैलकुलेशन के लिए जो रफ वर्क चाहिए, पेज पलटते हैं, लास्ट पेज पे लिखते हैं रफ, उस पे करते हैं, ठीक है। पेज पलटते हैं, फिर रफ कैलकुलेशन करी, फिर बैक आए, फिर लिखा, फिर पेज पलटा, फिर कुछ कैलकुलेशन करी, फिर बैक, फिर लिखा। हमें पलटने में, इधर उधर करने में 2 गलतियां हो सकती हैं। पहली, डेटा लिखने में गलती हो सकती है, दूसरी टाइम किलिंग हो रहा है। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, वो इसी पेज के रफ वर्क पे करिए। आपको जो 15 मिनट स्टार्टिंग में टाइम मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, तो स्केल से एक लाइन हर बार बनाओगे। रफ वर्क जरूरी है मैथ्स में, तो साइड में ही करो। जो क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करूंगी उसकी जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, जो भी कैलकुलेशन है, वो यहीं सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके बाद हमें जब भी सेक्शन शुरुआत करना है, तो फॉर एग्जांपल सेक्शन ए किया है तो जस्ट मार्क सेक्शन ए एंड पुट इनटू द ब्रैकेट के अंदर पुट करो। सेक्शन ए क्लियर कट दिखना चाहिए, भाई कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया इस बंदे ने, इस बंदी ने, ठीक है, दिखना चाहिए। तो सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन ए के बाद इसका जो भी क्वेश्चन नंबर है, जस्ट राइट डाउन प्रॉपर क्वेश्चन नंबर सही लिखिए, वरना गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए प्रॉपर मेंशन किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर के बाद इधर लिखा सॉल्यूशन, और आपने सॉल्व करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल कर लिया, एक क्वेश्चन खत्म, वेरी शॉर्ट था, फटाफट से हो गया, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन हो गया। बच्चों से मोस्टली गलती क्या होती है, उनको पेपर बचाना, शीट क्यों बचानी, यहां पे कर देते क्वेश्चन 2, यहां पे क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते, क्वेश्चन लिखा, फिर क्वेश्चन 3 इधर आते हैं,
ये गलती नहीं करनी है बेटा, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 यहां हो गया, आप 2 लाइन छोड़िए, क्वेश्चन 2 फिर यहां करिए। इधर वाला पेज छूट रहा है, छूटने दो, अपना थोड़ी ना कुछ जा रहा है यार। मान लो आपका एक क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, छोड़ दो। क्यों, ये मैं बता रही हूँ क्यों छोड़ना है। फिर क्वेश्चन 2 यहां करना है, फिर 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन 3 यहां करना है। रीजन सुनना बेटा, इसका बेनिफिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप पेपर रीचेक करने पे आए, पेपर चेकिंग पे आए और आपको पता चला अरे यार ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, मेरी तो कैलकुलेशन एरर हो गई, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्मार्ट बच्चे जो करते हैं, एक बार सिंपल ऐसे कट मारा, बहुत घसीटा कटा नहीं मारना है, सिंपल सा कट मारा एंड हियर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, यहीं कर दो बेटा। इसको कट करके आपने यहां सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। ये स्पेस उसी के लिए छोड़ना है, ये जगह उसी के लिए छोड़नी कि फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, जस्ट पुट द कट ओवर दिस एंड उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहां करोगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 गलत हुआ, जस्ट पुट दिस क्रॉस एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। इससे क्या रहेगा, आपके पास साइड का साइड स्पेस रहा, आपने इस क्वेश्चन की गलती तो यहां कर दिया, ये सही निकला तो कोई बात नहीं, स्पेस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, स्पेस बच रहा है, पेपर क्लीन ही लगेगा, पैनिक नहीं होना है। समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको एक क्वेश्चन हो रहा है, आपको साइड में क्वेश्चन 2 स्टार्ट नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन नंबर हाईलाइट करिए, ब्रैकेट्स बनाइए, चीजों को क्लियर करिए। उसके बाद अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यू कैन डू वन थिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपने दिखा दिया भाई क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जस्ट पुट दी सेकंड लाइन ड्रॉ, और हर बार 2-2 लाइन छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस आप लोग मेंशन करिए कि 2 लाइन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स में भी प्रेजेंटेशन काम आता है। बच्चे सोचते हैं मैथ्स में राइटिंग का रोल नहीं होता, आई कंप्लीटली एंड हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, बट योर प्रेजेंटेशन मैटर्स, है ना, आपने किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया है, रफ वर्क यहीं करिए। अब इसका पीछे रीजन क्या था, फॉर एग्जाम्पल इस पेपर में मुझे करते हो मुझे 26 × 8 की कैलकुलेशन करनी पड़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 2 16, 4 20, 8 कैरी 4, 8 2 16, 16 + 4 20। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 208 की जगह 218 लिख गई करते करते, ठीक है, और हमने आगे बढ़ गए। अब जब पेपर रीचेकिंग पे आई तो मैंने देखा यार मेरा आंसर तो गलत आ रहा है, तो यहाँ पे की हुई कैलकुलेशन अगर यहाँ मुझे दिख जाएगी, यहाँ पे की हुई कैलकुलेशन अगर मुझे यहीं दिख जाएगी तो मुझे कैच करना बहुत आसान रहेगा कि क्या गलती मैंने की थी। इसलिए इसकी कैलकुलेशन यहीं करिए, पीछे पलट पलट के नहीं करना है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और डेटा कॉपी करने में गलत होता है। अब जैसे ना डेटा ही गलत कॉपी किया है, ये 208 था मैंने 218 लिख दिया, सिर्फ डेटा कॉपी करने में गलती, तो यहां होगा अरे यार 208 था, हम तुरंत 208 कर लेंगे। समझ में आ गया, वरना पूरी कैलकुलेशन फिर से करोगे, पीछे पे तो बहुत कचरा हो चुका होगा, बिकॉज एक ही जगह सारी रफ कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही हौच पौच कैलकुलेशन हो चुकी होगी। तो इस चीज का ध्यान देना कि जो भी कैलकुलेशन करें यहीं करें, ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड रूल। अब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, एक एक करके सुनना। सबसे पहले आपको रीडिंग टाइम देता है बोर्ड का पेपर, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, देखा है ना, जब भी बोर्ड का पेपर आपको मिलता है आंसर शीट ओपन नहीं करने देते, क्वेश्चन पेपर को रीडिंग टाइम मिलता है 50 मिनट्स। उसमें क्या करना है, इन द रीडिंग टाइम 50 मिनट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर गो थ्रू द पेपर से गो थ्रू करिए एंड सेलेक्ट द सेक्शन इन विच यू नो ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। सबसे पहले वो सेक्शन सेलेक्ट करिए पेपर रीड करते वक्त जो सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, जिस सेक्शन के भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं पहले उस सेक्शन को सेलेक्ट करिए। उसके बाद एंड सेलेक्ट the questions going to attempt in the optional question। ऑप्शनल बेटा जैसे आपको पता है ना कि कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से या इसमें से, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, तो वो आप पहले ही चेक कर लीजिए। जब आप 50 मिनट्स का रीडिंग कर रहे हैं आप पहले ही फाइनलाइज करिए भाई मैं तो यही वाला सवाल करूंगा या फिर मैं यही वाला सवाल करूंगी। आपको पेपर शुरू करने के बाद चेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 15 मिनट्स में 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस है उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए मुझे ये वाला करना है कि ये वाला करना है। दूसरी बात, आप वो सेक्शन सेलेक्ट करिए जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। रीजन मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन सी मुझे सबसे इजी लग रहा है और मुझे पता है मुझे इसके सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सेक्शन सी से शुरुआत करिए। मैं रीजन ये दे रही हूँ क्योंकि जब हमें किसी भी पेपर के क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे,
ठीक है, आप स्टार्टिंग में सेक्शन सी के सारे सवाल करोगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। तो जब पेपर चेकिंग वाला पर्सन होता है ना, एग्जामिनर, नहीं कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही रोल प्ले करता है। जब वो पेपर की शुरुआत करेगा, अरे बेटे को, बच्चे को ये भी क्वेश्चन इसने बहुत अच्छा किया, तो उसके सेक्शन सी के जब सारे क्वेश्चन आपके सही होते चले जाएंगे, तो एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन बनता चला जाएगा, नहीं यार ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो वही सेक्शन शुरुआत कर दिया सेक्शन ए, लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं हमको, तो सेक्शन ए में आपने एक क्वेश्चन गलत किया, फिर दूसरा सही किया, तीसरा फॉर एग्जाम्पल गलत हो गया, तो एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन पड़ने लगता है कि हाँ इस बच्चे को, ज्यादा अच्छा बच्चा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एवरेज या कितना डम बच्चा है, एक इमेज बनने लगती है। तो उस सेक्शन को सेलेक्ट करिए जो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको आ रहा है। इससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है उस पे अच्छा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई सेक्शन हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, लगातार हम उसकी क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट अप करता है। करेक्ट, पेपर की शुरुआत हुई और हमने उस सेक्शन से करी जो हमें धुआंधार सवाल आते हैं, तो धुआंधार तरीके से जब आप कर लोगे तो एक सेक्शन के जो सारे सवाल आ रहे थे, पहले तो आपके टाइम लिमिट में हो जाएगा, दूसरी बात आपको लगेगी वाह यार मुझे तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले रीडिंग टाइम में आपको ये दो चीजें करनी है। दूसरी बात, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर इन अ पर्टिकुलर सेक्शन व्हाइल राइटिंग द आंसर्स and and you do not know the answer for a particular question. Agar if you do not know the answer for a particular question, just skip one page for that particular question and do it at the end. बहुत ध्यान समझना मैंने क्या बोला। मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली, फॉर एग्जाम्पल पेपर करते वक्त आपको सेक्शन सी सबसे बेहतरीन तरीके से आया, ठीक है, सेक्शन सी लिख लिया, सेक्शन सी लिख लिया। अब सेक्शन सी का जो भी क्वेश्चन नंबर है, सेक्शन सी कहां से शुरू होता है भाई देख लेते हैं एक बार फटाफट से। हमें पता है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हो गए, फिर इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं यहां तक। फिर आपका सेक्शन सी शुरू होता है 26 क्वेश्चन से, ठीक है, 20 वहां हो गए, 26 क्वेश्चन से, तो 26 से लेके कितने जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 26 से लेके 31 तक का जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 26 किया, सॉल्व कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 27 किया, सॉल्व कर दिया। अब मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 28 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 28 आ ही नहीं रहा है, तो अब आपको ऐसे नहीं करना है 28 के बाद 29 कर लिया, नहीं, आपको एक सेक्शन जो आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर के क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस मत बदलिए बेटा। 26 किया, 27वां किया, 28वां नहीं आ रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जस्ट लीव वन पेज, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन के लिए, पूरा पेज, और नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये आपका नेक्स्ट पेज है क्लास, ठीक है ना, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और इस पे क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 28 नहीं आया, 29 कर लिया, फिर 30 नहीं आया, 31 कर लिया। अब 29 और 30 जो नहीं आए थे, बाद में जब पेपर कर तो डेफिनेटली आता है, बाद में अटेम्प्ट कर रहे राइट तो बच्चे क्या लिखते हैं लास्ट में सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29, फिर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर ये, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ये। जो एग्जामिनर होता है ना, वो गुस्सा आता है उसको बहुत, पेपर चेक करते वक्त वो इरिटेट हो जाएगा कि भाई 29 का क्वेश्चन नंबर ये देखने जाएगा, फिर 27 का क्वेश्चन नंबर ये देखने जाएगा, 25 का क्वेश्चन नंबर ये देखने जाएगा, तो वो इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेशन वो आपको नंबर अच्छे से नहीं देगा ना, आपको क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करेगा, राइट तो आपको क्या करना है, अगर आपने एक बार पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, मैं ऐसे नहीं बोली सेक्शन का ही सीक्वेंस ना बदलो, सेक्शन का सीक्वेंस आप बदलिए, लेकिन जैसे अगर आपने सेक्शन पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया तो एग्जामिनर भी वो सेक्शन खोल के बैठ जाता है बेटा, और वो 26 करा, अरे वाह बच्चे ने किया हुआ है, फिर 27 किया, वेरी गुड बच्चे ने किया हुआ है, 28 फॉर एग्जाम्पल आपको बाद में भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो क्या ही करेगा, इसको करके 0 ही तो देगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन नंबर 29 हो रहा होगा, उसको देख के वो फुल मार्क्स दे देगा, 3 मार्क्स पूरे दे देगा, रीजन बिकॉज वो इरिटेट नहीं हुआ है ना। और फॉर एग्जाम्पल बाद में वो आपको क्वेश्चन आ गया तो आप यहीं सॉल्व कर ही दोगे, है ना। बाद में फॉर एग्जाम्पल पेपर के बाद हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया तो आप क्या करोगे, वापस आके यहीं सॉल्व करना, आप पूरे एक पेज छोड़ दो, उस क्वेश्चन के लिए पूरा एक पेज छोड़ दो और आगे क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करो। बट ऐसी हरकतें नहीं करनी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 10, तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो आप एक सेक्शन के अंदर का क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यही बोली है, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर इन अ पर्टिकुलर सेक्शन while writing the answers, and if you do not know the answer, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है
जस्ट स्किप 1 पेज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए और आगे कंटिन्यू करिए और फिर उस क्वेश्चन को लास्ट में करिए जो 30 मिनट में दूंगी बायकॉट करने के लिए। नेक्स्ट, राइट गिवन टू प्रूव और टू फाइंड इन द आंसर शीट फॉर एवरी क्वेश्चन in which possible, which help you to get the correct answer easily and minimize the possibility of wrong answer। क्या बोल रही हूँ बेटा कि हर क्वेश्चन में जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या टू प्रूव करना है या टू फाइंड करना है, लिखो। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो पहली चीज गलती होने के चांसेस कम होते हैं, दूसरी बात करेक्ट डेटा आने के, करेक्ट आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कोई प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है तो लास्ट में हेंस प्रूव्ड जरूर लिखिए, बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपने हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा तो हाफ मार्क डिटेक्ट हो जाता है। और आपके क्लास 12 में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने वाले चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम को ये प्रूव करिए, इस तरीके के सवाल है, तो वहां तो आपको करना ही है। तो गिवन टू प्रूव एंड हैंस प्रूव, जहां प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है प्लीज लिखिए, जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है प्लीज इन चीजों को लिखिए। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कन्वीनियंट होता है, स्पेशली इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपने प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन लिख ली, क्या रेडियस गिवन है, क्या हाइट गिवन है, उसके बाद किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, तो वो आपको ईजी बना देता है अगर ये स्टेप हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम geometrical figures in the question like application of derivatives and linear programming। आप properly clean and neat diagram बनाइए बेटा, है ना, क्लियरली नीट एंड डायग्राम बनाइए। स्पेशली किन टॉपिक्स की बात कर रही हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। आपको पता है ना कि वॉल्यूम प्रूव करिए, वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम स्फीयर एंक्लोज इन अ सिलेंडर, समटाइम्स वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम सिलेंडर एंक्लोज इन अ स्फीयर। तो वहां पर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कई बार आपको डायग्राम बना हुआ दिखाई भी देना, तब भी रीड्रॉ करिए आंसर शीट पे, भूलिए मत कि वो ड्रॉ जरूर करना है। और क्लीन डायग्राम बनाइए मेंशन करते हुए कि क्या चीज गिवन है, क्या स्पेशली। सिमिलरली जब लीनियर प्रोग्रामिंग के आप ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, डेफिनेटली आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर में क्लियर कट शेडेड पोर्शन दिखाइए, दैट इज माय फाइनल आंसर। खिचपिच नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ही क्लियरली प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल दी स्टेप्स। Next, what is important beta? Next, all these steps should be mentioned properly and do not skip any। कोई भी step skip नहीं करना है, just thinking that it is very easy, no need to mention it, है ना। हमें हर स्टेप को क्लियरली मेंशन करना है, कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। ये सोच के अरे ये तो आता ही है ना, ये तो बहुत ही आसान है, क्यों करके दिखाना, तो स्किप नहीं करना है बेटा। आपको जब भी पेपर सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिख रहे हो, तो ये सोच के करिए कि जो पेपर चेक करेगा उसको कुछ नहीं आता है, वो भी एक स्टूडेंट है, आप उसको समझाती हो, वो करिए कि उसको कुछ नहीं आता। वो आप ये मत सोचिए यार तो एरिया का फॉर्मूला उसको तो आता ही होगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ यार, ये आइडेंटिटी तो उसको आती होगी, लिखने की क्या जरूरत है। जरूरत है, आपको हर स्टेप क्लियरली मेंशन करना है और ये सोच के स्किप ना कर दो कि भाई ये तो आसान है, ये तो इजीली है, अंडरस्टैंडेबल है कि होना ही होना है। वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सोच के करिए कि एग्जामिनर को आप पढ़ा रहे हो, ये सोच के पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाईलाइट द प्रॉपर्टी, फॉर्मूला एंड थ्योरम यूज्ड इन द क्वेश्चन प्रॉपरली। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते कोई थ्योरम यूज हो रही है या कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जैसे सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें पता लिख रहे हो, वहां तो आपने लिख के दिखा दिया, फिर लिख दो इफ ए कॉमा बी सो बी कॉमा बिलोंग्स टू आर बाय सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये चीज लिखिए, उसको ब्रैकेट को हाईलाइट करिए। कोई फॉर्मूला लिखा है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का, तो आपने यूज किया, उसको अलग से हाईलाइट करके दिखाइए। कोई प्रॉपर्टी आपने यूज करी इसको हाईलाइट करके अलग से दिखाइए। तो जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है या थ्योरम आपने यूज करी, इसको हाईलाइट करिए। अवॉइड ओवरराइटिंग एज पॉसिबल। मैंने आपको बोला है ओवरराइटिंग जितनी पॉसिबिलिटी के साथ आप अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करिए। कैसे अवॉइड करनी है वो मैं जरा बताती हूँ। कि जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और बाद में पता चला ये तो गलत है, तो बच्चे आपको एक बार ऐसे कट करना है और फिर यहां स्टार्ट कर दो x बराबर 7, जो भी आपका क्वेश्चन है। आपको ना बच्चे के खिचर पुचर करते, नहीं यार काटो भी तो प्यार से काटो ना यार, तमीज से काट दो, मना थोड़ी ना कर रहा है। तो ओवरराइटिंग डेफिनेटली पहले तो कोशिश करो बहुत कम हो, लेकिन मैथ्स में होने की पॉसिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डेटा कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जस्ट पुट अ सिंपल क्रॉस, डिसेंसी से कट करो, डिफरेंट कलर से, आपने जिस कलर से भी किया कट करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। समझ में आ गया? लेकिन कट हमें बहुत ही डिसेंसी से करना है, गड़बड़ हौच-पौच नहीं करनी है।
Next, be careful while writing the data from the question paper in your answer sheet, especially in the chapter matrices and determinants. बेटा बहुत ध्यान से सुनना. वैसे तो हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये पॉइंट हर सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स की रो कॉलम के जो डेटाज है, आप उसको कॉपी करते वक्त बहुत ध्यान से देखिए कि क्या मैं गलत तो कॉपी नहीं कर रहा हूं ना. यहाँ पे 2 4 6 लिया तो गलती से मैं 2 4 5 तो नहीं लिख लिया ना. बहुत ध्यान से कॉपी करिए, बिकॉज अगर हमने क्वेश्चन का डेटा ही गलत कॉपी कर लिया बच्चा तो आंसर तो गलत ही आना है, और इस पे कोई भी टीचर आपको एक भी नंबर नहीं देगा. स्टेप मार्किंग भी तब दी जाती है जब आपको क्वेश्चन शुरुआत से 2-3 स्टेप तक सही है, 4th स्टेप पे गलत हो तो 3 स्टेप्स के मार्क्स देगा. लेकिन पहली स्टेप पे आपने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया तो वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है कि दोस्त है कि आपको सही मान कर रहे हो मेरे बच्चे को तो आता है, इसने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया वरना तो उसको फुल मार्क्स देता. नहीं, प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान देखिए. जब पेपर की जल्दबाजी में हम होते हैं तो ये गलती होने के चांसेस होते हैं. व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ये मिस्टेक मैंने प्री बोर्ड्स में की है, इसलिए मैंने चैप्टर को मेंशन भी किया है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. ये गलती बेटा नहीं करनी, बिकॉज ये मिस्टेक मैंने की हुई है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं बता रही हूँ. मोस्ट प्रोबेबली जितने स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ उनकी प्री बोर्ड्स में ये मेजर मिस्टेक होती है. तो मैंने चैप्टर मेंशन किया और भी चैप्टर्स में, पूरे ही सब्जेक्ट्स में बात ध्यान रखिए कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका डेटा 2 बार चेक कर लो, यूनिट एक बार चेक कर लो, डेटा एक बार चेक कर लो कि गलत तो कॉपी नहीं किया. तो डेटा पे कॉपी करते वक्त बहुत ध्यान देना है. Put the final answer in the box to highlight the final answer. For example, आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. जैसे हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का सवाल करते हैं, रेट निकालते हैं, तो मान लो ये आंसर है, जस्ट हाईलाइट एंड पुट इन टू बॉक्स. बॉक्स को लिख दो, बॉक्स के अंदर फाइनल आंसर दिखना चाहिए. हैंड्स प्रूव्ड है तो हैंड्स प्रूव्ड होगा. लेकिन अगर कोई फाइनल आपका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 7 आ गई है ना, मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, तो पुट इट इन टू द बॉक्स. उसको बॉक्स के अंदर लिखो कि भाई ये मेरा आंसर है, दिखना चाहिए क्या आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट, take the question number in the question paper after solving every question so that at the end of the paper no question is skipped. ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, सुनना बहुत ध्यान से. इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उस पर टिक कर दीजिए, भाई मैंने पहला सवाल कर लिया. फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, इसका आंसर हो चुका है, क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया. फिर आगे करते जो सारे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाओ, टिक करते चले जाओ. जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, टिक करते चले जाओ. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट पे टिक किया, फिर उसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट देखा, फिर उसको सॉल्व किया, फिर उस पर टिक किया. तो आपको इससे करने से क्या बेनिफिट रहेगा कि जब आप पेपर खत्म करके रखोगे, पेपर हो गया, तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठाओगे एंड क्वेश्चन पेपर पर अच्छे से नजर डालिए कि जिस क्वेश्चन पे मैंने टिक नहीं किया है, कोई ऐसा सवाल तो नहीं बचा है ना, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बचा जिसमें मैंने टिक ही नहीं किया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन अनटच्ड है, वो स्किप हो रहा है. मेरा ऐसा फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में हुआ था, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, बोर्ड एग्जाम बोल रही हूँ बेटा, यानी कि बहुत मेजर चोट लगी थी मुझे. प्री बोर्ड तक तो ठीक है, बोर्ड के तो मार्क्स भी कट जाते हैं, रिपीट भी नहीं होते अपने पास. तो मैंने भी बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन में गलती की थी, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ था. रेजिस्टेंस भी पूछा था, मैंने सिर्फ करंट की वैल्यू निकाल के रेजिस्टेंस स्किप हो गया. राइट साइड में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाला था, उसमें मेरी नजर ही नहीं गई बिकॉज वो साइड में था. तो मैंने 6 पे टिक किया एंड फर्स्ट पार्ट पे टिक किया, सोचा ही नहीं सेकंड पार्ट है. अगर किसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है तो डेफिनेटली सेकंड और थर्ड पार्ट होगा, करेक्ट. लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि जो जो क्वेश्चंस करूंगी टिक करते हुए चली जाऊंगी, और लास्ट में पेपर चेक करूं कि किसी पार्ट को अनस्किप तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया, वरना बड़ा ही दुख होता है यार. पेपर आते हुए साला छूटता है तो बहुत दुख होता है. तो इस चीज का ध्यान देना, आप जितने क्वेश्चंस करते चले जाओ बेटा, उस पर टिक करते चले जाओ. ठीक है कि ये क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया, टिक कर दिया, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ना है. करेक्ट. ओके. So class, these were the points which I would like to discuss with all of you. यही सारे points थे मेरे. चलो भाई, सारे पॉइंट्स कवर हो गए. तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि इन चीजों को ध्यान दीजिए. हम अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों के सुन के एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं. छोटी छोटी चीजें अगर बहुत अच्छे से हो जाएंगी तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा. सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट क्लास. बहुत अच्छे से परफॉर्म करो. आई थिंक मेरी जितनी बातें आपको समझाई है वो दिमाग में घुस गई होगी, अच्छे से सेट हो गई होगी, और इन गलतियों को आप पेपर में रिपीट नहीं करने वाले हैं. जो टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया बेटा, वो आइडियल टाइम बना के बताया, उस टाइम को फॉलो करते हुए एटलीस्ट 8 से 10 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए. आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय गारंटी बेटा, फाइनल डे में आपका पेपर बिफोर टाइम हो जाएगा. पेपर चेकिंग का भी वक्त मिलेगा. शुरुआत में करोगे डेफिनेटली डिफिकल्टी लगेगी यार, मैम तो अपने हिसाब से बोल रही है, खुद थोड़ी ना स्टूडेंट है, हमें तो सारे सब्जेक्ट
पढ़ने होते, खुद तो टीचर है, खुद कर सकती है। नहीं बेटा, आप भी कर सकते हो, बस सोचने की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, सोचने पे डिपेंड करता है। हो सकता है पहली बार आपका पेपर 3 घंटे से भी ज्यादा हो जाए, अगली बार प्रैक्टिस तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। कोई ना कोई तो 2.5 घंटे में भी पेपर कर रहा है ना, तभी उसको आधा घंटे पेपर चेकिंग के लिए मिल रहे हैं। एंड मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना बेटा, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसका पेपर चेकिंग का मतलब होता है हर कैलकुलेशन को फिर से चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको पूरा मैथ्स का पेपर फिर से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो मैथ्स के चेकिंग में भी वक्त लगता है, इसलिए मैंने जो आपको आइडियल टाइम दिया है वो 2 घंटे दिए है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जिसमें आपको एक नजर में जितने जितने सवाल आ रहे उतने करते चलो, फिर आधा घंटे में उन क्वेश्चंस में नजर डालो जो नहीं हुए हैं, फिर लास्ट के आधा घंटे में पेपर चेक कर लो। आई एम टेलिंग यू बेटा, 8-10 मॉक टेस्ट के बाद आपकी गाड़ी 2.25 घंटे पे अटकेगी। 2 घंटे 15 मिनट में आपका पेपर होने लगेगा, 2 घंटे की बजाय आप 45 मिनट में जो तुम्हारी इच्छा है कर लो। हो सकता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना निकले जो हमें आ ही नहीं रहा हो, तो हो सकता है वो पेपर 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में हो। क्या चैलेंज है? हमने हाफ एन आवर रखा किसके लिए? उन क्वेश्चन के लिए जो हमसे पहली नजर में अटेम्प्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को सारे क्वेश्चन आते तो वो क्यों 2 घंटे में करेगा? वो ले पूरा 2.5 घंटा और लास्ट के हाफ एन आवर वो पेपर चेक कर ले। ठीक है, तो आई होप मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।